हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th सामाजिक विज्ञान, जिसको कि इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं, तो आज मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो तुम्हारे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सामाजिक विज्ञान के नाम से पूछा जाता है। इसके नाम से पूछा जाता है सामाजिक विज्ञान के नाम से। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के नाम से एक पेपर पूछा जाता है जो कि 80 नंबर का होता है। कितना होता है? 80 नंबर का सामाजिक विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस, ठीक ना। तो इसमें होता क्या है ना, सोशल साइंस एग्जाम में कितना नंबर का पूछता है देखो, होता है टोटल 100 नंबर का। ठीक, 100 में होता है क्या, जैसे मान लो 100 मार्क्स हो गया, 100 मार्क्स को 2 भागों में बांट दिया, ठीक ना। 80 नंबर का पूछता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक, उसके 20 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। ठीक ना, यानी मैट्रिक में तुम लोग को प्रैक्टिकल कॉपी लिखना पड़ेगा। ठीक, प्रैक्टिकल कॉपी लिख के देना पड़ेगा। ठीक ना। तो प्रैक्टिकल कॉपी जब लिख के देगा तो वो प्रैक्टिकल कॉपी लिख के देगा, वो जो तुमको वहां जो मार्क्स मिलेगा वो कितना नंबर का होता है? 20 नंबर का। और तुम्हारे एग्जाम में जो पूछा जाएगा पेपर, जो थ्योरी जो पूछा जाएगा वो कितना नंबर का? 80 नंबर का। अगर कोई बच्चा मान लो स्कूल रोज जाता है, ठीक ना, उसको 20 में 20 नंबर मिलता है प्रैक्टिकल में। कुछ बच्चा मान लो स्कूल रोज नहीं जाता है, ठीक है, केवल एग्जाम सब में जाता है, तो उसको समझो कि मोटा मोटी इतना समझो कि प्रैक्टिकल में ना 20 का है ना, 18 19 सबको मिलता है। जनरल सब बच्चा का, जो बच्चा का जो स्कूल नहीं जाता खाली एग्जाम सब में जाता है, ऐसे सब बच्चा को भी 18 19 मिलता है। जो बच्चा रोज जाता है, टीचर की नजर में बना हुआ है, टीचर जानने पहचानने लगा उसको, तो 20 में 20 नंबर देता है। ये प्रैक्टिकल के लिए नंबर के लिए जो चिंता नहीं करना है, ठीक है, इसमें नंबर सबको मिलता है। चिंता करना है थ्योरी पेपर के लिए कि कितना नंबर का पूछता है? 80 नंबर का। ये वो पेपर है जो कि तुम एग्जाम में लिखिएगा, ये तुमको इसमें नंबर मिलेगा। जितना तुम लिखेगा उतने ही मिलेगा। तुम 20 नंबर का लिखा तुमको 20 नंबर मिलेगा। तुम 50 का लिखा है 50 मिलेगा। तुम यदि उस लेवल का लिखा है तुमको 80 में 70 मिल सके, 75 मिल सके, उस लेवल का भी मिलेगा। तो टोटल हो गया 80 नंबर का थ्योरी, ठीक ना। तो इसमें लेगा, अब इसका 80 का आधा कर दो, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 40 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक ना। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पेपर एग्जाम में 80 नंबर का पूछता है। 20 नंबर का हो गया प्रैक्टिकल, तो 80 20 कितना हो गया? 100। ठीक, अब देखो सोशल साइंस के अंदर कौन कौन बुक आता है, ठीक ना। और आज हम लोग कौन सा बुक पढ़ने वाले हैं, तो सोशल साइंस के अंदर जो आता है वो 4 गो किताब आता है, ठीक ना। सब्जेक्ट है 5, सब्जेक्ट कितना है? 5 किताब है 4 सब्जेक्ट। देखो कौन कौन है इसके अंदर में, कौन कौन सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट जो है वो है इतिहास। पहला सब्जेक्ट कौन है? इतिहास, जिसको कि हिस्ट्री कहते हैं, ठीक ना। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है तुमको भूगोल। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? भूगोल, यानी कि हमारी दुनिया, ठीक ना। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, जिसको कि हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक, अर्थशास्त्र। चौथा सब्जेक्ट है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र या इसको राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं, ठीक ना। राजनीतिक शास्त्र बोलो या फिर राजनीतिक विज्ञान बोलो, ठीक। 4 किताब हुआ। किताब क्या गो हुआ? 4 गो किताब तुम लोग को 4 गो मिलेगा दुकान में। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ठीक ना। इसको नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। उसके बाद जो है राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। अब भूगोल बुक जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। भूगोल कितना भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। मतलब बुक रहेगा इतना मोटा, ठीक ना, इतना मोटा मतलब भूगोल है, उसमें 2 पार्ट रहेगा। एक पार्ट रहेगा जो कि भूगोल रहेगा, एक पार्ट क्या रहेगा? भूगोल रहेगा, ठीक ना। और दूसरा पार्ट इसमें रहेगा आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। आपदा प्रबंधन। इस प्रकार जो है सब्जेक्ट हो गया 5। सब्जेक्ट कितना हो गया? सब्जेक्ट यानी विषय, ठीक ना। विषय हो गया कितना? 5। इतिहास, भूगोल, आपदा प्रबंधन, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ठीक ना। और ये 5 सब्जेक्ट मिला के, ठीक ना, 5 सब्जेक्ट मिला के तुम्हारे एग्जाम में मात्र पूछा जाता है 80 नंबर का। सोशल साइंस थोड़ा टफ है, जब तक इसको मेहनत से नहीं समझा जाए, ठीक ना, सच्चे समझो कि ध्यान मग्न नहीं समझा जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। देखिए ना, 5 विषय मिलाकर, ठीक ना, 5 सब्जेक्ट मिलाकर एग्जाम में क्या नंबर का पूछता है? मात्र 80 नंबर का। 20 प्रैक्टिकली निकाल दो। कहाँ मैथ अकेला पूछता है 100 नंबर, संस्कृत अकेला 100 नंबर, इंग्लिश अकेला 100 नंबर, ठीक ना।
उसके बाद हिंदी अकेला 100 नंबर, और ये 5 विषय मिला के तब 80 नंबर का पूछता है। तो समझो एक किताब से क्या नंबर का पूछता होगा, 20 नंबर का भी क्वेश्चन एक से नहीं है ना, है 16 नंबर मान लो, 16 पंचे 80। तो किताब इन्हें खोजना, आपदा प्रबंधन नाम का बुक नहीं मिलता है, ठीक है ना। बुक मिलेगा 4 गो, ये चारों, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। भूगोल जितना मोटा रहेगा तो 2 भाग में रहेगा, ठीक ना। मान के चलो कि जैसे कि भूगोल में 200 पेज है, ठीक, तो 150 पेज तक, 120 पेज तक भूगोल रहेगा, उन्हें 70-80 पेज जो है क्या दे देगा, आपदा प्रबंधन। इतिहास में क्या पढ़ना है, इसमें समझो कि पुरानी घटना के बारे में जानना है, ठीक ना। इतिहास यानी कि प्राचीन काल के बारे में जानना, पुरानी घटना के बारे में जानना है। भूगोल में जानना है अपने क्या, तो देश वगैरह के बारे में, देश के बारे में, विदेश के बारे में, ठीक ना, नक्शा सब के बारे में, ठीक ना, मैप के सब के बारे में, ये सब जानना है। आपदा प्रबंधन में जानना है जैसे कि प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप, सुनामी, कहीं आग लग गया, ठीक है ना, बाढ़ आ गया, ये सब किससे पढ़ना है, आपदा प्रबंधन में। इकोनॉमिक्स से पढ़ना है, अर्थशास्त्र में ग्रामीण इलाके का चीज, गांव घर में जीवन कैसे यापन होता है। 8 क्लास में तुम लोग को याद होगा, पढ़ाए थे हम लोग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन, जिसे पूरा गांव घर घटना था ना, वही यहाँ पे वोटिंग कैसे होता है, ठीक ना, गांव घर में कैसे महिलाएं रहती है, गांव घर के बच्चे के किस कंडीशन में रहते हैं, ठीक। उसके बाद एटीएम क्या है, ठीक ना, एटीएम क्या है, इस सब सिलेबस हुआ, एटीएम मशीन क्या है। उसके बाद जो है गांव के लोग कैसे किस कंडीशन में मतलब कमाते हैं, कमाई का क्या क्या स्रोत है, ठीक ना, कितना % आदमी खेती करते हैं, कितना % आदमी नौकरी करते हैं, ये सब इसमें पढ़ना है। और राजनीतिक शास्त्र में पढ़ना है तुमको नेता होता के बारे में, जैसे कि आर्टिकल, धारा सब के बारे में, ठीक ना, धारा 302 में क्या होगा, ठीक, ठीक है, ये सब आर्टिकल धारा मान लो किसी 170 में क्या होगा, ये सब पढ़ना है। उसके बाद जैसे वोटिंग होता है तो नेता सब कैसे चुने जाते हैं, वोटिंग का, इलेक्शन का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, ये सब पढ़ना है। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो करेंगे इतिहास। आज क्या स्टार्ट करेंगे, इतिहास आज हम स्टार्ट इसमें करने वाले हैं, ठीक है। पहले इतिहास देखेंगे, धीरे धीरे करके सब बुक जो कवर हो जाएगा। ये है सिलेबस, ये क्या है हमारा सिलेबस, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस के ये पूरा संपूर्ण सिलेबस है। सिलेबस बात समझ गया, तो किसी भी बुक को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक ना। अब मान के चलो कि इतिहास हम पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम चाहते हैं अभी इतिहास स्टार्ट मार देते, ठीक, पढ़ तो रहे हैं, हमको जब सिलेबस ही पता नहीं, कोई मान लो पूछ दिया, अरे बाबू तुम्हारे एग्जाम में इतिहास से क्या नंबर क्वेश्चन रहेगा, बस उसका मुंह देख रहे हैं या तो ऊपर चांद देख रहे हैं, तो क्या फायदा। अब हम बोल सकते हैं, देखिए गुरुजी टोटल 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट मिला के एग्जाम में पूछता 80 नंबर का क्वेश्चन, इसका मतलब इतिहास से 16-17 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, 16 पंचे 80, एक विषय का 16 से 17 नंबर पूछेगा, 16 से 20 नंबर पूछेगा, ये करेगा ना। तो अब हम जान सकते हैं, तो अब जैसे हम बोल सकते हैं कि पूछेगा कोई कि अगर मतलब पहले पूछता है इतिहास किस विषय का, इतिहास जो है किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, हम लोग नहीं बोलते, अब बोलेंगे इतिहास सामाजिक विज्ञान में आता है, किसमें आता है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में। तो कोई पूछेगा इतिहास जैसा जैसा और क्या गो बुक है, देखिए गुरुजी बुक तो 4 गो है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, विषय 5 है। बुक है, बुक यानी किताब, ठीक ना, ऐसा किताब मान लो क्या गो है, किताब 4 गो है, किताब क्या गो है, 4 गो, ठीक। तो भूगोल किताब में दे दिया, मान लो कि चलो इतना दूर दे दिया भूगोल, ठीक ना, इधर से मान लो इतना दूर दे दिया क्या, तो आपदा प्रबंधन। तो सब्जेक्ट हो गया 5, किताब हो गया 4, ठीक। ये टोटल जो हमारा क्या है, तो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है। पूछेगा कितना नंबर का एग्जाम में पूछता है, 80 नंबर का पूछता है। तो 20 नंबर कहाँ गया, 20 नंबर का प्रैक्टिकल पूछता है। 80 को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, 40 का ऑब्जेक्टिव, 40 का सब्जेक्टिव, ठीक ना। तो इस क्रम में हमारे बोर्ड एग्जाम में, चाहे स्कूल का एग्जाम हो 9th क्लास का, चाहे फाइनल जो है मैट्रिक का बोर्ड हो, इसी शेड्यूल में पूछता है कि मैट्रिक का 9th का दोनों का जो पूछने का तरीका, ठीक ना, सेम है। जो अभी समझाया ना, ये मैट्रिक का सिलेबस समझाया 9th में भी यही है। तो आज हम लोग इतिहास स्टार्ट जो करेंगे वो क्या करेंगे, इतिहास। इतिहास, इतिहास की दुनिया, इसका अध्याय 1, ठीक ना, अध्याय 1, ठीक। और ये तो दुकान में जब किताब जब मिलता है, ये किस नाम से, इतिहास की दुनिया, इतिहास की दुनिया, इस नाम से दुकान में बुक तुमको देखने को मिलेगा। तो चैप्टर 1 देखो, जिसका नाम है, चैप्टर 1 का नाम है भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजें। तो ध्यान से अगर समझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। भौगोलिक खोजें,
ये हमारा क्या है, चैप्टर है, ठीक है ना। इसको सब हेडिंग लगा लेगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ध्यान से बुक को समझेंगे, सब अपने अपने आगे बुक खोल लेगा और तुम लोग भी रीडिंग करेगा, और हम तो रीडिंग यहाँ करवा ही रहे हैं, ठीक। और जो सब जो सब बुक नहीं खरीदा है वो बुक को खरीद लेगा, ठीक। उसके बाद देखो ये चैप्टर हो गया, ठीक ना। उसके बाद तुम लोग क्या करना स्टार्ट। देखिए यहाँ पर जो हेडिंग लगाना, मुख्य बिंदु। हल्ला मत करो, समझो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि ठीक है, वो हमारा चैप्टर का नाम हो गया, ठीक। अब जो इसके अंदर जो पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे वो है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु मेन पॉइंट, ठीक ना। 1 नंबर 2 नंबर करके जाना पॉइंट लिखते जाएंगे, जिससे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फंसेगा और ऑब्जेक्टिव भी इसमें आएगा, ठीक। तो पहला चैप्टर क्या है, भौगोलिक खोजें, जो किसका है, इतिहास का चैप्टर 1 है, भौगोलिक खोजें। ध्यान से समझते हैं, और हमारा टॉपिक भी यही है पहला, क्या, तो भौगोलिक खोजें। समझे भौगोलिक खोजें क्या है, तो विश्व इतिहास की, ठीक ना, युगांतरकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान है। पूरा यदि इतिहास को देखिएगा, हम लोग आज मान के चलो कि जो है ना ट्रांसपोर्ट का सुविधा बहुत, आने जाने का सुविधा बहुत बढ़िया हो गया, तो हम लोग चलते हैं। अभी हमारे पास 3 प्रकार के आने जाने की सुविधाएं हैं, ठीक। पहला जल सुविधा, दूसरा थल सुविधा, तीसरा वायु सुविधा। जल सुविधा मतलब जो सब पानी के अंदर चलता है, जैसे नाव हो गया, ठीक ना। उसके बाद पानी का जहाज हो गया, ये सब पानी के अंदर चलता है, ये सब जल सुविधा। थल सुविधा मतलब जितना चीज जमीन पे चलता है, बाइक हो, ठीक है, कार हो, ट्रक हो, तो लाखों करोड़ों चीज जमीन पे चलता है ना, बस, टेम्पू, ये सब थल सुविधा। वायु सुविधा, एरोप्लेन, ठीक है ना, हवाई जहाज, उस हेलीकॉप्टर, रॉकेट, ये सब क्या हो गया, वायु सुविधा। तो पहले के जमाने में केवल हमारे पास एक ही सुविधा था, वो था जल सुविधा, ठीक ना। हम लोग कहीं जो जाते थे किसके माध्यम से जाते थे, जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, समुद्र के अंदर नदी के अंदर जाते थे। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है, उनमें यह भी खोजें भी शामिल है, ठीक ना। उसके बाद लोग पहले जो अभी समझो लोग जानते हैं कि हमारे विश्व में इतना देश है, मतलब 200 से ज़्यादा लगभग देश है, ठीक ना। मोटा मोटी मतलब 200 देश है, जिसमें एक देश हमारा क्या है, भारत है। फिर उसमें भारत में कितना राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक ना। पहले हमें और सब देश के बारे में पता नहीं था, तो हम लोग जो ना और सब जगह के बारे में खोज के लिए निकलते थे। खोज के लिए क्या करते थे, और किसके माध्यम से, समुद्री यात्रा के माध्यम से, ठीक ना। एक बार यात्रा शुरू होता था, महीना 6 महीना साल भर चलता था, और आदमी क्या करता था, 1 साल का, 6 महीना का, 2 महीना का, 5 महीना का कोटा खाने पीने के लिए ले लेता था, ठीक ना। और बस यात्रा पे निकल जाता था, खोज में निकलता था, मतलब अलग नए नए देश की खोज में निकलता था, ठीक ना। तो स्टार्टिंग में इतना देश नहीं था, स्टार्टिंग में मुश्किल से 20-22 गो देश होगा, ठीक ना। यही खोज करते 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 आज समझो कि लगभग 200 ज़्यादा देश जो है हमारे यहाँ पे विश्व में, दुनिया में है, और अभी भी खोज जारी है, अभी भी खोज जारी है। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी, ठीक ना। ये खास करके अधिक खोज कौन के थे, व्यापारी लोग, क्योंकि बड़े बड़े जो व्यापारी थे, जो साहूकार सब थे, वो क्या करते थे, मान के चलो कि पहले जैसे अपना देश में भी मान लो इतना आदमी है, ठीक ना, मोटा मोटी लगभग 140 करोड़ आदमी, 1 अरब 40 करोड़। पहले ऐसा नहीं था, जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी मुश्किल से समझो कि 35 से 40 करोड़ आदमी था, मात्र 35 से 40 करोड़। और ये घटना समझो उससे भी कम से कम 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले की बात है। उस टाइम मुश्किल से हमारे इतना बड़ा भारत जैसा विशाल देश में 10-20 करोड़ आदमी होगा, ठीक ना। कहाँ अभी 1 अरब 40 करोड़ है, यानी 140 करोड़, ठीक। तो जितना अपना था रोजगार वगैरह उतना बिकू के खत्म हो जाता था, ठीक ना। और सामान को बेचने के लिए नए जगह का हम लोग खोज करते थे। जैसे मान लो अभी हम लोग कोई धंधा स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, कोई धंधा जो स्टार्ट किया, अलग अलग हटिया खोजते हैं ना, कि हमारा जगह पे एरिया में तो हटिया लगता है इस दिन, नए जगह हटिया कब लगता है, यहाँ तो 2 दिन मान लो बेचेंगे, कि कोई भी जगह समझो कि सप्ताह में 2 दिन हटिया लगता है, कहीं का तो 1 दिन लगता है, ठीक। तो और सोचता है कि जैसे 2 दिन तो यहाँ बेच लिए, ठीक ना, और कहाँ बेचेंगे, फिर सप्ताह में तो 4 दिन और बैठले रह जाएंगे, ठीक ना, या 5 दिन बैठले रहेंगे। उसके लिए हम लोग नया नया हटिया खोजते हैं, अच्छा वहीं पे हटिया लगता है, वहीं जाएंगे। यही हुआ है कि ये लोग क्या करते थे, व्यापार के लिए नए नए जगह की खोज करते थे। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई, और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यहाँ यूरोप क्या, तो यूरोप महादेश है, ठीक ना। तो यूरोप क्या है, तो महादेश कितने 7 हैं, ठीक ना। जैसे एशिया महादेश हो गया, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
ये सब क्या महादेश है, ठीक। जिसमें कि हमारा देश भारत जो है किस महादेश में आता है, तो भारत जो है किस में आता है, एशिया महादेश में, ठीक ना। भारत किस महादेश में आ रहा है, एशिया महादेश में। इसी प्रकार से यूरोप भी क्या एक महादेश है। और पूरा दुनिया का सबसे बड़ा महादेश कौन है, तो भारत, एशिया महादेश है, ठीक ना। दुनिया का सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। जैसे रूस का नाम सुना होगा, अभी रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, ठीक ना, ठीक ना। तो रूस किस में आता है, रूस समझो कि एशिया और यूरोप के बीचों बीच आता है, ठीक ना। लेकिन ज़्यादातर उसका काउंट होता है यूरोप में। जर्मनी का नाम सुना होगा, जर्मनी देश, इसका ये सब जो यूरोप महादेश में है। तो यूरोप महादेश के आदमी ने अधिक इसमें योगदान दिया खोज में। यह बात है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए, ठीक है। भौगोलिक खोज का यानी कि खोज का जो आरंभ जो किया था सबसे पहले वो स्पेन और पुर्तगाल था। स्पेन एक देश है, पुर्तगाल भी क्या है, एक देश है, ठीक है। स्पेन और पुर्तगाल के आदमी ही क्या किए, ठीक ना। स्पेन और पुर्तगाल के आदमी ही सबसे पहले खोज के लिए निकले थे, ठीक ना। और धीरे धीरे वही पीछे चलते गए और सब देशों से क्या निकल गया, आगे निकल गया। और नए देश जैसे इंग्लैंड हो गया, ठीक ना। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हैं, जहाँ के अंग्रेज थे, ठीक ना। इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी ये सब अधिक आगे निकल गए। स्पेन पुर्तगाल जब पीछे चले गए और ये सब इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी ये सब आगे निकलते गए। यहाँ लिखेंगे भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश, पहला पॉइंट में भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश, प्रारंभ करने वाले, लिखते चलो ये सब, करने वाले देश कौन कौन है, स्पेन और पुर्तगाल हैं। प्रारंभ करने वाले देश स्पेन और पुर्तगाल हैं। जितना मुख्य बिंदु, सब मुख्य बिंदु समझो अपने आप में एक जीके है, ठीक है। अपने आप में क्या है, एक जीके। अब मान लो हम क्वेश्चन पूछ दिए, बता रहे भौगोलिक खोजों का प्रारंभ किस देश में हुआ था, बस बन गया स्पेन और फ्रांस। इसी में क्वेश्चन भी है, इसी में क्या है, आंसर भी है, ठीक है। दोनों चीज इसी में है। क्या लिखा है, भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले होगा करने के बाद यहाँ क्या लिख देगा, वाले जोड़ देना। करने वाले देश स्पेन और पुर्तगाल हैं, ठीक। अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछा, बताओ रे भौगोलिक खोज का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ था, स्पेन और पुर्तगाल में। यानी भौगोलिक खोजें करने वाले प्रथम देश कौन थे, स्पेन और पुर्तगाल थे। या पूछे सबसे पहले भौगोलिक खोज कहाँ पे हुआ था, स्पेन और पुर्तगाल में। ये हुआ पहला पॉइंट, ठीक ना। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है, ठीक ना। व्यापार और वाणिज्य दोनों एक दूसरे के संपर्क का क्या है, कारण बना हुआ है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग से माध्यम से होता था। मार्ग मतलब रास्ता। ये जो व्यापार होता था एक निश्चित, एक फिक्स रास्ते के माध्यम से होता था, ठीक ना। व्यापार एक निश्चित रास्ते के माध्यम से होता था। प्राचीन एवं मध्य काल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इसी मार्गों का प्रयोग किया जाता था। यूरोप महादेश और एशिया महादेश के बीच जो व्यापार जो होता था वो उसी मार्ग का प्रयोग किया जाता था, जिसका इसमें चर्चा किया गया। परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उसका जुड़ाव नहीं था, ठीक ना। कहने का मतलब हुआ, लिखा है इसको, लिखो और समझो कि लेकिन जो है देखो, एशिया महादेश हो गया, उसके बाद जो है यूरोप महादेश हो गया। इन दोनों के बीच व्यापार चलता था। वहाँ का आदमी यहाँ एशिया आता था व्यापार करने, और एशिया का आदमी यूरोप महादेश जाता था, ठीक। लेकिन तो महादेश तो कितने हैं, केवल 7 हैं। और कुछ ऐसे भी विश्व के देश हैं, ठीक ना, कुछ ऐसे भी विश्व के देश हैं जहाँ आदमी तो रहता था, लेकिन जो है हमें पता नहीं था, हमें उसका जानकारी नहीं था। अलग अलग देशों से उसका जो ना अटैचमेंट नहीं था, मतलब संपर्क नहीं था, ठीक, जुड़ाव नहीं था। जैसे देखो वो सब देश कौन है, जैसे जो देश नहीं, जैसे देखो महादेश, ये अमेरिका हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ठीक ना, एशिया के अन्य हिस्से आदि। ये सब ऐसे देश हैं, महादेश हैं, जिसमें आदमी तो रहता था, लेकिन जो उससे पूरा विश्व का, पूरा दुनिया का जुड़ाव नहीं था, संपर्क नहीं था। जैसे कि अमेरिका महादेश, अमेरिका का तो 2 भाग में बांट दिया गया। अब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों अलग अलग महादेश हैं। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो महादेश में लोग रहते थे, लेकिन हमें जानकारी इसका नहीं था।
यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्व एशियाई समृद्धि का एहसास कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पे एक नया चर्चा है शताब्दी, ठीक ना। जैसे मान लो यहाँ पे दिया 13वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, इसका मतलब हुआ 13वीं शताब्दी का मतलब 1200 कुछ ईस्वी, मतलब 1210, 1220, 1270, 1252, ये कहीं लिखा 18वीं शताब्दी, 18वीं लिखा है तो उससे एक पहले चलो यानी 1700 कुछ ईस्वी, 1788, 1732, 1754, कहीं लिखा 19वीं शताब्दी, बहुत जगह लिखा रहता है ना। 19वीं शताब्दी में ये हुआ था, 1800 मतलब 1800 कुछ ईस्वी। तो हम लोग जब भी जी रहे हैं, ठीक ना, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। किस शताब्दी में? 21वीं शताब्दी, मतलब 2000 कुछ ईस्वी। तो 2000 ईस्वी के रूप में क्या है 2024, जो कि अभी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक ना। फिर क्या 2025, 2099 तक जो है ना 21वीं शताब्दी में हम लोग रहेंगे, 2099 तक। और जैसे 2100 फिर आएगा 2105, 2112, 2128, तब हम लोग क्या कहेंगे उसको 22वीं शताब्दी। समझे शताब्दी क्या है? यहाँ पे चर्चा है 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी यहाँ हुआ कि 1200 कुछ ईस्वी में, ठीक है ना, 1200 कुछ। और शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, यानी कि जैसे 1200 ईस्वी से अगला शताब्दी तो 100 साल बढ़ता है। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, तो फिर 22वीं आएगा। शताब्दी मतलब 100 साल, ठीक है, 100 साल का एक शताब्दी। कहीं कहीं लिखा है दशक, दशक होता है 10 साल का, ठीक ना। दशक होता है 10 साल का, जैसे एक दशक मतलब 10 साल, फिर अगला दशक मतलब 10 साल। तो आगे समझते हैं। कालांतर में व्यापार स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक ना। तो मतलब यहाँ पे कालांतर मतलब हुआ कि आज से बहुत साल पहले जो है जो भौगोलिक खोज हुआ उससे यूरोप में क्या हुआ था, आधुनिक जो है खोज का मार्ग, आधुनिक युग का मार्ग खुल गया, मतलब आधुनिक युग का रास्ता खुल गया। अब जैसे पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुलबलय खां के दरबार में वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। पुर्तगाल का रहने वाला एक आदमी था, ठीक ना, मार्को पोलो, ठीक। पुर्तगाल एक देश है, यही पुर्तगाल का रहने वाला एक आदमी था, कौन था? मार्को पोलो, ठीक ना। मार्को पोलो क्या कहते हैं, विजयनगर साम्राज्य के समृद्धि एवं चीन के शासक कुलबलय, उस समय जो चीन का जो शासक जो था, जो राजा था, उसका नाम था कुलबलय खां। उसके दरबार में क्या किया था, एक वैभव क्या एक चीज का वर्णन किया, वो था यात्रा वृत्तांत। हम यहाँ कैसे आए, ठीक ना, आने में क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्या क्या मनमोहक दृश्य रहा, कैसे महीना 2 महीना 6 महीना जो है हम लोग पानी के अंदर रहे, तो उसका वृत्तांत ये किया। आगे समझो। क्या मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था, ठीक ना। यदि मध्यकालीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक ना। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन का मतलब वो होता है जिसमें कि हम लोग बहुत पुरानी घटना पढ़े, जैसे रामायण, महाभारत, ठीक ना, ऐसा जैसे पुराना घटना पढ़ते हैं उसको कहते हैं प्राचीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास मतलब हुआ कि जिसमें समझो कि जैसे कि लगभग राजा महाराजा घटना हम लोग पढ़ते हैं, देखने को मिलता है, जैसे कि मतलब बाबर, अकबर, हुमायूं, ठीक ना, उससे पहले भगवान बुद्ध, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, वो है मध्यकालीन इतिहास, यानी बीच का इतिहास, ठीक, जो ना तो पूरा ज्यादा पुराना हो ना ही ज्यादा पूरा नया हो, दोनों के बीच का हो। फिर एक आता है क्या, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास मतलब जो हाल फिलहाल घटना है, ठीक ना, जैसे कि अभी मान के चलो अभी जो सब घटना चल रहा है कि कल उसका सरकार था वो पलट गया, इसका सरकार बन गया, महात्मा गांधी, अंग्रेज, ये सब हाल फिलहाल घटना है, ये सब क्या हो गया, आधुनिक इतिहास। ये सब क्या हो गया, आधुनिक इतिहास। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और ना ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। कहने का मतलब हुआ कि जब ये काल चला था मध्यकालीन इतिहास, ठीक ना, उस समय यूरोप में जो एक सामंती प्रवृत्तियों का काल था। सामंती प्रवृत्तियों का काल का मतलब हुआ न तो तभी धर्म का पूरा स्वरूप था, ना ही पूरा अच्छा से व्यापार ही चल पा रहा था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। मतलब हुआ कि दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में, धरती के बारे में जानकारी जीरो था। जानकारी क्या था, पूरा हल्का सा। अंधविश्वास पूरा फैलल था, मतलब कि जो चीज नहीं हो रहा है ना
वही चीज पर फैलल था। मान जैसे मान के चलो अंधविश्वास के रूप में कोई बोल दिया कि ये पृथ्वी थोड़ी है, तो चांद है। हम लोग किस पे रहते हैं? चांद पे रहते हैं, ठीक ना। मान अंधविश्वास फैला दिया, हम लोग किस पे रहते हैं? चांद पे। ऊपर जो देख रहे हैं ना, वो है पृथ्वी, ठीक ना। पृथ्वी रात में चमकता है, चांद पे तो हम लोग हैं। इसी सब टाइप का बहुत सा अंधविश्वास मतलब फैलल था। एक मतलब एगो एग्जाम्पल बताया, जरूरी नहीं कि ये सही हो, एग्जाम्पल बताए, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। जो हकीकत तो नहीं है कि आदमी झूठा अफवाह क्या किया, फैला दिया। अभी मान लो कोई फैला दिया कि अभी मान लो कोई फैला दिया कि मान के चलो गोभी का समय है, ठीक, कि गोभी काटते तो अंदर सोना निकलेगा, ठीक ना। आदमी क्या किया, अपने खेत का टोटल गोभी साफ कर दिया, ठीक, 16 के लोभ में, ठीक ना। जिससे मान के चलो ये कि एक टाइम अफवाह फैलता था कि सोने की अंडे देने वाली मुर्गी, इसका बहुत साथी सब कॉमेडी सब भी आता है कार्टून सब, कि मुर्गी देखो सोना का अंडा देता है। दुनिया में सब पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। पॉसिबल ये सब नहीं है जिसमें कि क्या करना, मुर्गी को काट देता है कि एक बैगे सब अंडा मिल जाएगा। तो ये सब हुआ अंधविश्वास। समझ गया अंधविश्वास क्या है? जैसे देखो जैसे उसमें देखो एक अंधविश्वास क्या था, सीमित भौगोलिक ज्ञान कारण समुद्रिक व्यापार भी सीमित था। ज्ञान सीमित था तो व्यापार भी सीमित मात्रा में होता था, अधिक नहीं होता था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अत्यंत में विलीन होने का भय था। मध्यकालीन युग, ठीक ना, यानी कि नहीं तो ज्यादा बहुत ज्यादा पुराना, नहीं तो बहुत ज्यादा नया। तो मध्यकालीन युगों का मध्ययुगीन लोग का, यानी कि मध्य युग के लोग का, मध्यकालीन इतिहास के लोगों का मानना था कि पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी कैसी है? चपटी है, ठीक ना। पृथ्वी कैसी है? चपटी। चपटी कहने का मतलब है कि एक ऐसे बोर्ड जैसा है, ऐसे मान ऐसे है, जैसे चौकी है ना, चौकी पलंग टेबल कुर्सी, मान लो कि पूरा जाएंगे तो उधर गिर सकते हैं ना, इन्हें पर जाएंगे तो इधर गिर सकते हैं, क्योंकि उसका एक सीमित मात्रा में है। इसी तरह जो है मध्यकालीन लोगों का मानना था कि पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि पृथ्वी कैसी है? चपटी है, ठीक ना। और इसके अंत में जाके हम लोग गिर के पूरा खत्म हो सकते हैं, सदा के लिए खत्म हो सकते हैं, और हमारा हो सकता है जय हिंद जय भारत, ठीक ना। यहाँ लिख देंगे कि मध्ययुगीन लोगों का मानना था। तो समझ गया कि मध्य पूछेगा कि किस काल के लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है, तो मध्यकालीन लोगों का, ठीक ना। मध्यकालीन लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है? चपटी है। मध्यकालीन बोलो या फिर मध्ययुगीन बोलो, मतलब मध्य युग हो गया। आधुनिक युग, मध्य युग, प्राचीन युग, आधुनिक काल, मध्य काल, प्राचीन काल। दिख रहा है सही से? अच्छा नहीं करता सर। देखो मध्ययुगीन लोगों का मानना था मध्ययुगीन लोगों का मानना था, या फिर मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था, मानना था कि पृथ्वी कैसी है? चपटी है। समझ में आ रहा है जो समझा रहे हैं अभी तक? पृथ्वी कैसी है? चपटी है। सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया है, यदि बढ़िया समझेगा तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन गया कि मध्ययुगीन लोगों का कैसा मानना था कि पृथ्वी चपटी, या फिर मध्ययुगीन लोग पृथ्वी को कैसा मानते थे? चपटी मानते थे। यानी किस काल के लोग पृथ्वी को चपटी कहते थे? मध्ययुगीन काल के। आगे दिया है, समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। मतलब समुद्र से यात्रा करना बहुत उस टाइम में दुर्लभ था, ठीक ना। हमको कुछ पता ही नहीं चलता था हम लोग जा कहाँ रहे हैं। जा तो रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये हमको पता नहीं चलता था, बस जा रहे हैं। तो समुद्र से यात्रा करना बहुत कठिन था। जहाज छोटे और वो सुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी, ठीक ना। उस टाइम का जहाज बड़का नहीं चलता था, जहाज छोटा था और वो सुरक्षित, ठीक ना। जहाज क्या था? छोटा था, और क्या था? वो सुरक्षित, मतलब कभी पर ना पलट के उलट के जो पानी में डूब जाता था। और गति के लिए हम लोग हवा पर निर्भर थे, मतलब कि हवा जिधर मोड़ के लेके चल जाए, मतलब कोई हैंडल उंडल नहीं रहता था, ठीक ना। हवा पे निर्भर थे कि हवा जन्ने मोड़ के चल जाए। हम लोग यात्रा पे तो है लेकिन जाना कहाँ ये पता नहीं था, बस जा रहे, जहाँ किनारा लग जाए, जहाँ समुद्र का किनारा लग जाए, जहाँ पहुंच गए उसी का खोज करेंगे, ठीक ना। वहीं रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे ये कौन सा जगह है, जाके पूछेंगे। हवा जन्ने मोड़ दे, ठीक, चाहे तेज हवा है तो पलटा कहन दे, ठीक है ना। तो ऐसा काम था पहले। कंपास या कुतुबनुमा जैसे कि दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था। दिशा सूचक यंत्र का मतलब हुआ कि जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा था, हम जा किधर रहे हैं, ठीक ना। पूरब में जा रहे हैं कि पश्चिम में जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं, दक्षिण में जा रहे हैं, ये पता नहीं था। उसे कंपास कहते हैं, या फिर कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, ठीक, दिशा सूचक यंत्र। ये सब नहीं था। सोचो उस टाइम का जीवन कितना कठिन था।
अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भी भय बना रहता था, ठीक ना। यात्रा आप निकले, समुद्र में क्या हो गए, भटक गए, विलीन हो गए, जिसका डर पूरा बना था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी, कि राज्य और देश से जो है कोई प्रकार की सहायता नहीं मिलता था, तुमको जो करना है करो, ठीक ना, सरकार उसमें कोई हेल्प नहीं करता था। इस विषम परिस्थितियों में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक जैसे अधम महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कार था, ठीक ना। यानी कि नाविक और यात्री जो है अटलांटिक जैसे पूरा क्या करते थे, महासागर का यात्रा करते थे, जो कि बहुत दुर्लभ था। अगर अगला हेडिंग दिया भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि, ये सब हम लोग समझे कि भौगोलिक खोजें क्या है। अब अगला हेडिंग है भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि, समझेंगे। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्धत था, ठीक ना। यानी कि ये जो ऐसा युग था जिसमें यूरोप वासी मतलब यूरोप महादेश के लोग जो है मध्ययुगीन काल से बाहर निकलना चाह रहे थे, ठीक। 11वीं-12वीं शताब्दी के जेरूसलम, ठीक ना, आधुनिक इजराइल में अवस्थित पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय धन लूटने लगे। तो जेरूसलम क्या है, तो जेरूसलम एक जगह है, ठीक ना, जो कि वर्तमान समय में किस देश में, इजराइल में है। किस देश में है, इजराइल में है, ठीक ना। इजराइल एक देश है अभी के समय का, वर्तमान का। वहीं पे क्या था, जेरूसलम। जेरूसलम एक देश का नाम है, आदमी का नाम है। तो यहाँ लिख सकता है कि जेरूसलम जेरूसलम इसका नोट्स तुम लोग बहुत अच्छे से तैयार करेगा, ठीक है ना। फेयर समझता है ना सब कोई, फेयर बनेगा, समझा। क्या करेगा, फेयर बनेगा। जिस तरह से जिस प्रकार पढ़ा रहे पॉइंट वाइज, उसी तरह इसको क्या करेगा, पढ़ेगा, ठीक ना। लेकिन जेरूसलम वर्तमान में, जेरूसलम वर्तमान में जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में अवस्थित है। इजराइल क्या है, देश है, ठीक ना। इजराइल क्या है, देश है। इजराइल इंग्लिश में कहते हैं इजराइल, हिंदी में इजराइल। इजराइल में अवस्थित है। जेरूसलम क्या है, तो उसी देश का एक हिस्सा है, ठीक ना। उस समय किसी भी देश में होगा, ठीक है। अभी वर्तमान समय में किस देश में है, इजराइल में है। जेरूसलम एक जगह है जो वर्तमान में इजराइल में है। तो पूछेगा जेरूसलम वर्तमान में किस देश में है, इजराइल में है। आगे समझते हैं। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों के विशाल अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण हुआ, ठीक ना। अरब भी क्या यहाँ देश है, तुर्की भी क्या देश है, इसके विशाल साम्राज्य क्या निर्माण हुआ। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व, 5 दशक मतलब 1 दशक मतलब 10 साल, 2 दशक मतलब 20 साल, 5 दशक मतलब 50 साल। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यानी कि 1450 ईस्वी, ठीक ना। 1450, 1452, 1455, ये सब 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तननुतिया के मार्ग से होता है। कुस्तननुतिया एक मार्ग, एक जगह का नाम था, ठीक ना। उसी मार्ग के माध्यम से एशिया महादेश और यूरोप महादेश के बीच क्या होता था, व्यापार होता था। परंतु 1453 में, ठीक ना, कुस्तनतुनिया, ठीक ना, क्या दिया, कुस्तनतुनिया पर तुर्की अधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद हो रहा था। तुर्की क्या देश है, तुर्की क्या है देश है, जो क्या 1453 ईस्वी में कुस्तनतुनिया पर क्या किया, अपना अधिपत्य मतलब अपना कब्जा कर लिया। अपना क्या किया, कब्जा कर लिया। जैसे अग्रह सब किया था भारत पे, किया कर दो मैंने दिया था क्योंकि ठीक ना, क्योंकि तुर्की ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए आवश्यक था। और तुर्की क्या किया, तुर्की देश बोला इस रास्ता से यदि यात्रा करेगा, ठीक ना, अब जिताया है ना, आज नया है, इस रास्ता से यदि यात्रा करेगा तो तुमको मोटा पैसा देना पड़ेगा। कर यानी हुआ टैक्स, कर मतलब क्या होता है, टैक्स ना, और भारी भरकम टैक्स दो, ठीक ना, भारी भरकम क्या दो, टैक्स दो, तब तुम इस यात्रा से क्या कर पाएगा,
इस रास्ते से तुम लोग यात्रा कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। पहले क्या दो? टैक्स दो। जैसे देखो अभी टैक्स के रूप में जीएसटी लगा है ना भारत में। क्या लिख सकता है चौथा पॉइंट? हल्ला मत करो, समझो। चौथा पॉइंट लिखो। 1453 ईस्वी में 1453 ईस्वी में 1400 कुस्तुनतुनिया मार्ग पर, कुस्तुनतुनिया क्या रखना, एक समुद्री मार्ग का नाम है, ठीक ना। ये क्या है? समुद्री मार्ग, मतलब समुद्र से जाने का रास्ता। कहाँ कहाँ से जाने का रास्ता? तो भारत, यूरोप महादेश और एशिया महादेश, ठीक ना। कुस्तुनतुनिया, ठीक ना। ये रास्ते का नाम है कुस्तुनतुनिया। किसका नाम है? तो पूछेगा, ठीक है, सुनो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा, कुस्तुनतुनिया किस दो महादेश के बीच था? तो एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप, यूरोप और एशिया। यानी पूछेगा कि कुस्तुनतुनिया क्या है? कुस्तुनतुनिया एक समुद्री मार्ग है, समुद्री रास्ता है, जो किस दो महादेश के बीच है? यूरोप महादेश और एशिया महादेश के बीच। तो 1453 में कुस्तुनतुनिया मार्ग पर, कुस्तुनतुनिया मार्ग पर तुर्की ने आधिपत्य, आधिपत्य का मतलब अधिकार, ठीक ना, आधिपत्य कर लिया, आधिपत्य कर लिया। अब बनना पर जीके तुम लोग का रे, खाली इस पॉइंट में तो क्या वो जीके बनेगा। पूछेगा कुस्तुनतुनिया मार्ग क्या है, ठीक ना। तो कुस्तुनतुनिया मार्ग एक समुद्री मार्ग है, ठीक। कुस्तुनतुनिया मार्ग किस दो महादेशों के बीच था? यूरोप और एशिया के बीच, यूरोप और एशिया। पूछेगा तुर्की ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार कर लिया? 1453 ईस्वी में, ठीक ना। या फिर 1453 ईस्वी में तुर्की ने किस मार्ग पर अधिकार किया? कुस्तुनतुनिया मार्ग पर। पॉइंट ए कत्ते जी के निकला उससे। तो हो सकता है हम किसी भी प्रकार से ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं टेस्ट में, या फिर एग्जाम में भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया, ठीक ना। ये ऐसा काल था जिसमें बहुत नए नए चीजों का खोज हुआ। नए नए चीजों क्या हुआ? खोज हुआ, जो कि समुद्री मार्ग को बहुत और ही भी ज्यादा क्या कर दिया? आसान कर दिया। समुद्री मार्ग को और भी ज्यादा क्या कर दिया? आसान कर दिया, ठीक ना। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। और तो यहाँ लिखो, कंपास का मतलब दिशा सूचक यंत्र, ठीक ना। वो क्या कहता है उसको रे, जो अभी के गाड़ी में जिसको हम लोग काटा कहते हैं ना, जिससे पता चलता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मीटर कहते हैं, काटा कहते हैं, जिसमें पता चलता है उत्तर में जाना है कि दक्षिण में जाना है, पूरब में जाना है कि पश्चिम में जाना है, उसी को कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंपास, और हिंदी में कहते हैं दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र, ठीक ना। यहाँ लिखो, अगला लिखेंगे, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान कहाँ सीखा? अरबों से सीखा। अरबों मतलब यहाँ ये समझ, 1 अरब पैसा, अरबों से सीखा। अरब यहाँ क्या है? देश है। जैसे हम भारत हमारा क्या है? देश है। इसका अरब क्या है? देश है। यूरोप वासियों के लोग, मतलब यूरोप महादेश के लोग जो है, ठीक ना, यूरोप महादेश के लोग अरब देश से क्या किया? कंपास का ज्ञान सीखे, मतलब दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान सीखे, ठीक ना। कि हम लोग जो ना, उसको इससे नॉलेज मिला किस रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, ठीक। तो पूछ सकता है यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा? अरबों से। देखो यहाँ पूछिए दिया, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसी को हिंदी में लिखा है, समझो यहाँ पे। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? क्या पता है कि कंपास का है इंग्लिश नाम, हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा सूचक यंत्र। क्या बोलते हैं इसको? दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं, ठीक ना। जैसे वही देखो यहाँ पे, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? ऑप्शन, भारत से, रोम से, अरबों से, चीन से। किससे सीखा? जस्ट देखो पॉइंट, देखो क्वेश्चन फंस गया तो लास्ट वाला, अब तो नहीं बताना पड़ेगा ही, इसलिए पॉइंट लिखाते हैं, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन को तुम लोग डील करो। हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, क्वेश्चन हमको नहीं कराना पड़े। तो यहाँ पे जिसको लिखना है, ठीक ना, वो लिख सकता है यहाँ पे ब्रैकेट में। चलो हम लिख देते हैं खुल के,
ऐसे जी तुम लोग लिखो, कोई बात नहीं है। कंपास को कहते हैं दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं इंग्लिश हिंदी में। हो सकता है तुम लोग कल होके भूल जाएगा। क्या तुम लोग को वहाँ जगह नहीं है ना? नीचे यहाँ ब्रैकेट देख ली तो इसे ये कर सकता है ना। यस सर। दिशा सूचक यंत्र मतलब जो दिशा के बारे में बताए, जो क्या करे, दिशा के बारे में बताए, डायरेक्शन बताए, हम लोग किस रास्ते में जा रहे थे। यूरोप पश्चिम कंपास हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अरबों से सीखा, अरबों से सीखा। सब बेसी और तुम लोग देखो पढ़ने पे देखो कोई विशेष ध्यान दे ना रहा, ठीक ना। तो पढ़ने के प्रति सब बच्चे थोड़ा विशेष ध्यान दो। देखो समझा रहे हैं हम, इधर कुछ बच्चा तो ध्यान इधर उधर भटक रहा है। तो ये जो सोचे हम, तुम लोग ये काहे भूल जाता है? तुम लोग लड़की नहीं है, तुम लोग क्या है? लड़का है। लड़का का एकमात्र उपाय है कमाना, ठीक ना। कमाएगा नहीं तुम खिलाएगा क्या अपने परिवार को, ठीक है। लड़की लोग का क्या है, अगर मान के चलो पढ़ ली तब भी सही है, अगर नहीं भी पढ़ी ना उसके बाद ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? शादी विवाह कर लो, शादी विवाह कर लो और अपने पति पर निर्भर हो जाओ, ठीक ना। तुम्हारा पति कैसे कमा रहा है ये तुमको नहीं जानना है, तुमको नहीं जानना। शादी विवाह करके आप जब अगर लड़की मतलब पढ़ने में इच्छुक है, ठीक, अगर हौसला बुलंद है, ठीक ना, अगर मान के चलो कुछ करने की अंदर में क्या है, जज्बा है, वो लड़की करती है। अभी देखो देश विदेश में पूरा जो है पूरा हुंकार किसका है? लड़कियों का है। अरे जलवा दिखा रही है। लेकिन एक बात ये भी है, जो लड़की कुछ नहीं भी करती है ना, उसके बाद एक ऑप्शन है, एक विकल्प है, शादी कर लो। तुमको पूरा तुम्हारा पहले पिताजी पालते थे, अब तुम्हारे पति पूरा पाल लेंगे। लड़का के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। शादी तो लड़का भी करता है, लेकिन कमाना तो उसको है ही, कमाना उसको है कि नहीं। क्या ऐसा कोई आदमी आएगा जो बोलेगा कि सुनो ना आप बैठिए ना, हम जीवन भर आपको पैसा दे रहे हैं? नहीं। ये तुम लोग मत भूलो कि तुम लोग लड़का है, ठीक। और लड़का का एकमात्र लक्ष्य है कमाना। तो क्या ऐसे कमा लेगा? पढ़ाई करेगा, थोड़ा नॉलेज रहेगा तभी ना कमाएगा, ठीक ना। अगर मतलब बिजनेस से करेगा, हटाओ चीज, तुम लोग नौकरी नहीं किया, जॉब नहीं किया, बिजनेस किया, तो बिजनेस में दिमाग चाहिए, माइंड चाहिए, ठीक ना। उसके लिए भी तुमको शिक्षित होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। तो एकमात्र लक्ष्य कमाना, कमाने के लिए तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए पढ़ने पर अधिक फोकस करो। आगे देखो और थोड़ा और समझते हैं, ठीक। इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्री तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला एवं परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, ठीक ना। तो यहाँ पे इटली हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, यहाँ पर पहले इसके समुद्री तट पे नाव का निर्माण होता था, मतलब नाव बनता था। और नाव के जगह क्या हुआ, तो खांचा पद्धति विकसित हुआ, जिनसे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे, ठीक। खांचा पद्धति के विकसित होने से अब नाव नहीं बनने लगा, अब बड़का बड़का जहाज बनने लगा। नाव में एक टाइम में क्या आदमी रहेगा? 5 गो 10 गो, ठीक ना। जहाज में एक टाइम में कितने आदमी बैठेगा? 100 गो, 2 गो, 55 आदमी बैठता है। आज अभी के जमाने में तो इतना बड़का बड़का जहाज है जिसमें कम से कम 50 गो ट्रक घुस जाता है ना। जिसमें सब एक घर रहता है जिसको हम लोग कहते हैं बोट हाउस, नाव वाला घर, ठीक ना। मतलब उसी में जो है सब कुछ चलता है। अंदर में रेस्टोरेंट रहता है जहाज के अंदर, बताओ। होटल सब देखता है ना, वो अंधेरे में रहता है, हिलता डोलता नहीं है, इतना चलता है। जैसे रेस्टोरेंट तुम लोग धरती पे देखता है, जहाज पे रहता है। और समुद्रिक अभियानों में काफी सहायक था। अब मानचित्र में काफी सुधार हो चुका था। तो यही है देखो दिशा सूचक यंत्र, कंपास, ठीक ना। दिशा सूचक यंत्र इसी से ये था काटा, इससे उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम का पता चलता था। अब हमको क्या होने लगा, अब जानकारी हो गया। अच्छा, हम लोग जो समुद्री यात्रा जा रहे हैं, किस रास्ते में जा रहे हैं? उत्तर में जा रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद किधर जाना है? तो पूरब में जाना है। ये ज्ञान मिल गया। अब हम हवा पर निर्भर उतना नहीं थे, ठीक ना। तो इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाया, ठीक। यहाँ लिखो, पुर्तगालियों ने, लास्ट पॉइंट लिखो, नहीं जी तो पता। पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों कौन? तो पुर्तगाल देश का रहने वाला आदमी। जो हम लोग क्या है, हम लोग भारतीय हैं, है ना, इंग्लिश में इंडियन। तो पुर्तगालियों ने कैरावल नाम का, कैरावल किसका नाम है? जहाज का नाम है, समझा। कैरावल नाम का जहाज बनाया।
क्या क्या कैरावल नाम का क्या बनाया, जहाज बनाया। ठीक, तो पूछेगा कैरावल को किस देश ने बनाया है, पुर्तगाल ने। ठीक ना, कैरावल नाम का जहाज किसने बनाया, पुर्तगालियों ने। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इस जहाज के बल पे यूरोप के नाविक क्या किए, अटलांटिक जिसे जो है पूरा महासागर में क्या किया, अपना जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज, ठीक ना, व्यापारी का नाम था बार्थोलोमियो डियाज, अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष तक पहुंचा और 1992 तक क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। ठीक ना, जो जगह है नीचे एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बन रहा है, नहीं है, ऊपर से मिटा देखी। वो सब में तेरी आगे 1498 में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक, ठीक ना, एक पॉइंट यहाँ और लिखा है, समझा, ये पॉइंट यही बन रहा है। कितना पॉइंट का मजा आ रहे हैं सब पूरे, कहीं कोनो डाउट, ठीक ना। यहाँ लिखो अगला पॉइंट 7वां नंबर, क्रिस्टोफर चौदह सौ 92 ईस्वी में 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने, इसको तुम लोग कोलंबस भी कह सकता है, ठीक ना, इसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस, खाली कोलंबस भी कह सकता है। ठीक, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ये आदमी का नाम है, नहीं तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, अमेरिका की खोज की। यहाँ देखो इस पॉइंट से तो कितने क्वेश्चन बनेगा, ये जीके में भी हम तुम लोग को लिखा है, याद करो कि अमेरिका की खोज कब की गई थी, लिखा थे 1492 ईस्वी में। ठीक, नंबर 1 क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने, खाली कोलंबस लिखा थे आप ना, तो कोलंबस का पूरा नाम जान लो, क्या नाम है, क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर। देखो अब एक पॉइंट है जीके अपने आप में, अमेरिका की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, या खाली कोलंबस भी बोल सकता है। अमेरिका की खोज कब की गई थी, 1492 ईस्वी में। ठीक ना, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया गया था। देखो यहाँ लगे, पूछिए क्वेश्चन चौथा, देखो अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी, 1453, 1492, 1498, 1519, कब खोजा गया था, 1492, ऑप्शन नंबर बी। तो मिल गया ना, 7 गो पॉइंट पढ़ा, 2 पॉइंट तो मिल गया। ठीक, तो इसी के साथ जो आज क्या करते हैं हम जो है, इस क्लास को एंड करते हैं। ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ठीक ना, चैप्टर और बचा हुआ है, बाकी हम लोग कल समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।